किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी का जन्म। सऊदी अरेबिया में किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी परियोजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। यह महत्वाकांक्षी उपक्रम अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज अल सऊद का विचार था, जो उस समय सऊदी अरेबिया के राजा और शासक सऊद वंश के प्रमुख थे। यह उस समय राज्य द्वारा योजनाबद्ध 5 ऐसे शहरों में से एक था, जिसका मुख्य उद्देश्य सऊदी अरेबिया की तेल पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना था। इन शहरी विकासों को इकोनॉमिक सिटीज के रूप में जाना जाने लगा और इस विशेष शहर का नाम राजा के नाम पर रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप इसका सीधा नाम किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी पड़ा। यह नाम कम से कम अपनी एक बहन परियोजना उत्तर पश्चिमी शहर हाइल में प्रिंस अब्दुलअजीज बिन मुसाइद इकोनॉमिक सिटी की तुलना में अधिक संक्षिप्त था। परियोजना के लिए चुना गया स्थान सऊदी अरेबिया के पूर्व में रेड सी के तट पर था, जो देश के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र जेद्दाह से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। जब योजनाओं की घोषणा की गई, तो शहर को लगभग 388 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र को कवर करने और 2 मिलियन की आबादी को समायोजित करने की कल्पना की गई थी। विकास के लिए निर्धारित नए उद्योगों में एल्यूमीनियम, स्टील, फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन शामिल था। परियोजना से लगभग 1 मिलियन नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद थी और इसे 2020 तक पूरा करने का कार्यक्रम था। सुविधाएं और ट्रांसपोर्टेशन। अन्य समान परियोजनाओं की तरह इसने निवासियों को नए हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एक नए यूनिवर्सिटी और पास के गांव थुवाल में स्थित किंग अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी तक पहुंच का वादा किया। इसके अलावा 2018 में सऊदी अरेबिया के नए राजा सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने शहर को नए शहर के दक्षिण और उत्तर में स्थित मक्का और मदीना के पवित्र स्थलों से जोड़ने वाली एक हाई स्पीड रेल लाइन का शुभारंभ किया। 450 किलोमीटर लंबी हरमैन मेन लाइन मक्का से शुरू होती है और जेद्दाह और किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के माध्यम से उत्तर की ओर मदीना तक जाती है। इस लाइन पर एक प्रमुख स्टॉप जेद्दाह में किंग अब्दुलअजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो नेटवर्क में एक प्रमुख ट्रांसपोर्टेशन सेंटर और क्षेत्र का मुख्य हवाई प्रवेश द्वार जोड़ता है। इस प्रकार आवासीय क्षेत्रों और पवित्र स्थलों दोनों को जोड़ता है। नई प्रणाली का उद्देश्य मक्का और मदीना के आगंतुकों और तीर्थयात्रियों की संख्या को दोगुना करना है, जो राज्य की विकास योजना सऊदी विजन 2030 के अनुरूप है, जो तेल पर अपनी निर्भरता बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था का विस्तार करना चाहती है। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी का विकास स्ट्रैटेजिक सोच का एक अंश दिखाता है। नए उद्योगों और भीड़-भाड़ से संभावित राहत के अलावा इसका स्थान और नए रेल नेटवर्क से कनेक्शन एक दूरदर्शी कदम साबित हो सकता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, शहर जेद्दाह के पास स्थित है, जो सैद्धांतिक रूप से इसे एक पहले से ही आधुनिक और अत्यधिक व्यावसायिक शहर से निवासियों और कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि मक्का और मदीना से इसका संबंध एक और भी बड़ा लाभ हो सकता है। जेद्दाह न केवल सऊदी अरेबिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है, बल्कि यह देश का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन सेंटर भी है। किंग अब्दुलअजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट राज्य के किसी भी हवाई अड्डे की तुलना में सबसे अधिक यात्री प्राप्त करता है, 2023 में लगभग 43 मिलियन। यह इसे वैश्विक स्तर पर आगमन के मामले में शीर्ष 50 हवाई अड्डों में रखता है और इनमें से बड़ी संख्या में यात्री हज के लिए मक्का जाने वाले तीर्थयात्री हैं, जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमानों के लिए जीवन में कम से कम एक बार किया जाने वाला अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है। वास्तव में इस उद्देश्य के लिए जेद्दाह आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए एक अलग टर्मिनल है, जिसे हज टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। हज 5 से 6 दिनों की यात्रा है, जो इस्लामी कैलेंडर के अंतिम महीने धु अल हिज्जा के दौरान होती है। 2024 में यह मध्य जून में पड़ा। हज एक विशाल आयोजन है, जिसमें 2024 में लगभग 1.8 मिलियन श्रद्धालुओं ने तीर्थ यात्रा की। इनमें से अधिकांश तीर्थयात्री संभवतः जेद्दाह के माध्यम से पहुंचते हैं। भीड़ और सऊदी गर्मियों की चरम गर्मी कभी-कभी तीर्थयात्रा के दौरान महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा करती है। राज्य ने बताया कि इस वर्ष के हज के दौरान 1300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई,
ज्यादातर गर्मी के तनाव और अनधिकृत जोखिम भरी यात्राओं के कारण। पिछले वर्षों में कुछ पवित्र स्थलों पर भीड़ के कारण भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। सऊदी अरेबिया लंबे समय से तीर्थयात्रियों के प्रवाह को प्रबंधित करने और स्थलों को देखने के लिए वीजा प्राप्त तीर्थयात्रियों की संख्या को सीमित करके सुरक्षित विकल्प प्रदान करने की चुनौती का सामना कर रहा है। हालांकि मक्का में कई आगंतुक एक अन्य प्रकार की तीर्थयात्रा करते हैं। कई मुसलमान हज अवधि के बाहर शहर का दौरा करते हैं, जिसे उम्रा के रूप में जाना जाता है। हज के विपरीत कुछ इस्लामी विचारधाराओं में उम्रा को अनिवार्य नहीं माना जाता है और यात्रा अक्सर कई दिनों के बजाय केवल कुछ घंटों की होती है। हज या उम्रा में भाग लेने वाले तीर्थयात्री परंपरागत रूप से मदीना शहर का भी दौरा करते हैं, जो मक्का से लगभग 450 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कुछ लोग इस यात्रा को, जिसे हिजरा के रूप में जाना जाता है, पैदल करते हैं, लेकिन मार्ग की लंबाई, यात्रा की कठिनाई और भीषण गर्मी को देखते हुए अधिकांश लोग भूमि परिवहन का विकल्प चुनते हैं। यह अभी भी 17 घंटे की कठिन बस यात्रा है। यह संभव है कि कुछ लोग दोनों स्थलों के बीच लगभग आधे रास्ते में एक एयर कंडीशन और अच्छी तरह से जुड़े शहर में विश्राम करके यात्रा को विभाजित करना चुन सकते हैं। यह एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी मक्का और मदीना के बीच के मार्ग पर अप्रत्यक्ष रूप से और जेद्दा और मदीना के बीच सीधे स्थित है। यह मक्का से लगभग 130 किलोमीटर उत्तर में और मदीना से लगभग 236 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यह दोनों शहरों से आरामदायक हाई स्पीड हरमैन ट्रेन लाइन से जुड़ा हुआ है। सिद्धांत रूप में यह तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा की तैयारी करने या दो पवित्र स्थलों के बीच ठहरने के लिए एक आधार के रूप में काम कर सकता है। यह संभव है कि जो लोग इसे वहन कर सकते हैं, वे ऐसा करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। आखिरकार, किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी को अत्यधिक रहने योग्य बनाने की योजना है, जो उच्च गुणवत्ता वाले आवास, सुविधाएं और रेड सी तट तक पहुंच प्रदान करता है। तीर्थयात्रियों की विशाल संख्या को आवास की आवश्यकता और पवित्र स्थलों के पास और आसपास भीड़ की आवर्ती समस्याओं को देखते हुए यह सोचना उचित है कि कुछ लोग अपनी यात्राओं से पहले या दौरान विशाल नए विकासों का उपयोग करना चुन सकते हैं। बेशक, कुछ लोगों के लिए यह तीर्थयात्रा की भावना के खिलाफ जा सकता है, जो एक आरामदायक छुट्टी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होनी चाहिए जो किसी को अपने विश्वास से फिर से जुड़ने की अनुमति देती है। हालांकि उम्रा के मामले में, जो साल भर किया जा सकता है, तीर्थयात्राओं को कैसे किया जाना चाहिए इस पर कम सख्त नियम है और तीर्थयात्रा को एक व्यापक पर्यटन प्रकृति की यात्रा के साथ जोड़ना संभव है। तथाकथित लग्जरी तीर्थयात्राएं सऊदी अरेबिया में लोकप्रिय हो गई हैं। कुछ निजी कंपनियां 2 सप्ताह के ठहरने के लिए $7,000 तक के विशेष पैकेज प्रदान कर रही हैं। 2015 में सऊदी अरेबिया को तीर्थयात्रा से होने वाला वित्तीय लाभ लगभग $10 बिलियन था। वास्तव में तीर्थयात्रा की योजना बनाने वालों के लिए आरामदायक पैकेज इतने सामान्य हो गए हैं कि इस घटना ने पर्यटन उद्योग में अपना खुद का उपनाम भी अर्जित कर लिया है, उम्रा प्लस। इनमें से कुछ पैकेज भारत जैसे दूर के देशों के धनी तीर्थयात्रियों को लक्षित करते हैं और इसमें तुर्की जैसे देशों या इराक जैसे अन्य महत्वपूर्ण इस्लामी विरासत स्थलों की आगे की यात्राएं शामिल हैं। तो यह सब देखते हुए किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी वास्तव में बड़ी तस्वीर में काफी समझदार लगता है। हालांकि ऐसा लगता है कि किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी का विकास कुछ हद तक रुक गया है और समस्या वित्तीय नहीं लगती है। मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी के बारे में एक पिछली चर्चा में हमने उल्लेख किया था कि परियोजना की लागत $45 बिलियन होनी थी, लेकिन बजट से अधिक हो गई और अब संभवतः लगभग $60 बिलियन की अंतिम कीमत के साथ आएगी। यह मिस्र के लिए एक बहुत बड़ा खर्च है, जिसने परियोजना को पूरी तरह से अपने दम पर वित्त पोषित किया और पहले से ही तेज मुद्रा अवमूल्यन और ऋण के प्रभावों से पीड़ित है। यह विशेष रूप से उच्च लागत है, यह देखते हुए कि शहर की कुछ विशेषताओं को कुछ लोग अत्यधिक शानदार और अनावश्यक मानते हैं। सऊदी अरेबिया को अपने तेल की संपदा के कारण इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। सऊदी अरेबिया की अर्थव्यवस्था बहुत स्वस्थ है, हालांकि यह संसाधन की सीमित प्रकृति को देखते हुए हमेशा नहीं रह सकती। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी कोई मामूली परियोजना नहीं है और बहुत शानदार और बहुत अनावश्यक ऐसे वर्णन नहीं है।
जो स्थल के ब्लूप्रिंट में बहुत दिखाई दिए हों। सब कुछ शानदार है और शुरू से ही बहुत कुछ अनावश्यक है। इकोनॉमिक सिटी विकास का निवेश बजट $100 बिलियन था, जबकि इसकी पूर्वोक्त योजनाबद्ध जनसंख्या क्षमता 2 मिलियन लोगों की थी। यह पहले से ही मिस्र के $45 बिलियन की लागत वाले और 6 मिलियन की योजनाबद्ध जनसंख्या वाले शहर के अनुमानों की तुलना में अनुकूल था। तो इन सभी मापदंडों के साथ और परियोजना के लिए करदाताओं पर सीमित लागत के साथ इस परियोजना के मिस्र में नई प्रशासनिक राजधानी की तरह वित्तीय आपदा होने की कम संभावना है ना? हाँ, लेकिन केवल एक हद तक। कम दाव पर है, लेकिन परियोजना ज्यादा प्रगति नहीं कर रही लगती। मध्य पूर्व क्षेत्र और अरब प्रायद्वीप में इन परियोजनाओं की संख्या को देखते हुए यह लगभग अपरिहार्य है कि उनमें से कुछ सफल नहीं होंगी और यह भी संभव है कि कुछ धीमी गति से प्रगति करेंगी। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी उनमें से एक है। ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है। परियोजना 2005 में शुरू हुई थी, लेकिन 2018 तक निर्माण के 13 वर्षों के बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि कुल निवासियों की संख्या मात्र 7,000 थी। कुछ सबूत सुझाते हैं कि तब से 6 वर्षों में निवासियों की संख्या बढ़ी है। सबसे अधिक अनुमान 2024 में लगभग 1 लाख लोगों का सुझाव देता है, जो इसके पूरा होने के 4 साल बाद है। हालांकि यह आंकड़ा काफी संदिग्ध है। विशाल खाली आवासों, जगह जगह चल रहे निर्माण स्थलों और इस तथ्य को देखते हुए कि कुछ मानव आवास ज्यादातर जनित लगता है, और यदि सही भी हो तो 1 लाख निवासियों का आंकड़ा अभी भी योजनाबद्ध कुल का केवल 5% होगा जब परियोजना शुरू हुई थी, जो याद दिलाने के लिए लगभग 2 दशक पहले था। सामान्य तौर पर परियोजना की प्रगति के बारे में बहुत कम अपडेट प्रदान किए गए हैं और 2024 में परियोजना के निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनी इमार द इकोनॉमिक सिटी ने एक पूंजी पुनर्गठन योजना की घोषणा की, जो प्रतीत होता है कि संचित ऋण और संचित नुकसान को संबोधित करने के लिए अपने कुछ ऋण को इक्विटी में बदलने का प्रयास है। यह उल्लेख करना उचित है कि शहर की योजना की शुरुआती आलोचनाओं में से एक, जो सऊदी अरेबिया में कुछ लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यक्त की गई थी, यह थी कि यह वास्तव में राजा अब्दुल्ला की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक विशाल अहंकार परियोजना से अधिक कुछ नहीं थी। टाइम मैगजीन ने सऊदी राजधानी रियाद के एक अनाम व्यवसायी का हवाला दिया, जिसने संकेत दिया कि राजा ने अरब खाड़ी में समान परियोजनाओं जैसे कुवैत के सिटी ऑफ सिल्क और यूएई के दुबई की ओर देखा और उन सभी को पछाड़ने का फैसला किया। व्यवसायी ने कहा, यह सऊदी का बाकी अरबों से कहना है, हम बाकी सभी से बड़ा बना सकते हैं। यदि ऐसा है तो यह समझ में आता है कि 2015 में राजा अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद परियोजना की गति कम हो गई, जो अभी भी इसके पूरा होने की निर्धारित तिथि से कई साल पहले थी। और यह सच है कि तब से परियोजना के बारे में अपडेट दुर्लभ हो गए हैं। राजा अब्दुल्ला का उत्तराधिकारी उनका सौतेला भाई राजा सलमान था, लेकिन सलमान के खराब स्वास्थ्य के कारण राज्य के नेतृत्व का बड़ा हिस्सा उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को स्थानांतरित हो गया है। तब से राज्य ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया है, खासकर नियोम पर। साथ ही 2034 में होने वाले ऐतिहासिक फीफा विश्व कप से पहले एक खेल केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ावा देने पर। सामान्य तौर पर क्राउन प्रिंस की योजनाओं में एक प्रमुख जोर खेलों पर केंद्रित है और सऊदी अरेबिया ने हाल ही में अपने सार्वजनिक धन कोषों के माध्यम से फुटबॉल, गोल्फ, फॉर्मूला 1, बॉक्सिंग और टेनिस में बड़े निवेश किए हैं, जिनके मोहम्मद बिन सलमान अध्यक्ष हैं। अन्य परियोजनाओं की ओर अपना ध्यान मोड़ने के अलावा राजा की मृत्यु के बाद से कुछ अन्य घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने इसकी विदेशी निवेश क्षमता को कम किया है, जिससे इसकी विकास योजनाओं में बाधा आई है। 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की कुख्यात मृत्यु ने राज्य को बड़ी जांच के अधीन कर दिया और कुछ निवेशकों को सऊदी अरेबिया के साथ समझौतों से हटने के लिए प्रेरित किया। इजरायल के साथ विकसित होते संबंध भी इजरायल हमास युद्ध के कारण समाप्त हो गए, जिसने, जैसा कि हमने पिछली चर्चा में उल्लेख किया था, एक प्रमुख निवेश साझेदार को समाप्त कर दिया हो सकता है, जो सऊदी परियोजनाओं को लाभ पहुंचा सकता था, शायद किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी सहित, जिससे इसका भविष्य और अधिक संदेह में पड़ गया। लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षी नियोम परियोजना के विपरीत किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी अभी भी फल दे सकती है। धार्मिक पर्यटन आयाम को छोड़कर जिसके बारे में हमने चर्चा की,
शहर राज्य को अन्य आर्थिक लाभ भी ला सकता है और यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा प्रस्तावित आधुनिकीकरण विजन 2030 परियोजना के साथ संरेखित हो सकता है। दो प्रमुख मुद्दे जिन्हें परियोजना को संबोधित करना है, सऊदी अरेबिया की शहरी भीड़भाड़ और विविध उद्योगों की आवश्यकता जल्द ही गायब नहीं होने वाले हैं। नई राज्य की संपत्ति। फिलहाल इस प्रकार परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी शायद अभी भी उपलब्ध है, खासकर जब नियोम अब चुपचाप पीछे हट रहा है। शायद परियोजना को पूरा करने के लिए बस एक समर्पित प्रयास की आवश्यकता है। जैसा कि बताया गया है, नियोम के विपरीत, जो सऊदी अरेबिया के उत्तर पश्चिम के सापेक्ष जंगल में स्थित है, किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी फैले हुए जेद्दा शहर के आसपास के क्षेत्र के करीब अनुकूल रूप से स्थित है, जिसके निवासी सार्वजनिक परिवहन द्वारा पहुंच के भीतर एक वांछनीय स्थान पर जाने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। शहर हरमैन लाइन पर है और मक्का और मदीना के तीर्थयात्रियों के लिए एक संभावित स्टॉपओवर बने रहने के साथ साथ यह सही परिस्थितियों में रेड सी तक पहुंच, शानदार रिसोर्ट्स और आसान पहुंच के साथ अपने आप में एक स्टैंडअलोन आगंतुक गंतव्य बन सकता है। ऐसी संभावना है कि शहर सऊदी अरेबिया की पर्यटन हॉटस्पॉट बनने की विकसित योजनाओं के साथ अच्छी तरह से फिट हो सकता है। शहर के भीतर विकास योजनाओं में एक प्रमुख बंदरगाह किंग अब्दुल्ला पोर्ट शामिल है। यह समुद्री विकास एक अन्य विकसित मार्ग के साथ अच्छी तरह से संरेखित है, जिसके द्वारा कुछ तीर्थयात्री समुद्र के रास्ते उमरा करते हैं। मध्ययुगीन काल के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए सूडान के स्वाकिन बंदरगाह से अक्सर नाव से सऊदी अरेबिया की यात्रा करना सापेक्ष रूप से सामान्य था। बंदरगाह बाद में ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, जहां यही प्रवृत्ति जारी रही, और तुर्की ने हाल ही में सूडानी सरकार के साथ चर्चा में पवित्र स्थलों के लिए प्राचीन मार्ग को फिर से विकसित करने में रुचि व्यक्त की है। हालांकि इस योजना के सफल होने की संभावना वर्तमान में चल रहे गृहयुद्ध के कारण कम है। यह संभव है कि सऊदी अरेबिया के समुद्री मार्ग फिर से लोकप्रिय हो सकते हैं, खासकर अफ्रीका में रहने वाली विशाल मुस्लिम आबादी के